हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 ट्री सोशियोलॉजी के सिलेबस को और साथ ही साथ यूपी पीजीटी की सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार एस्टेट का फेज़ 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी इस चैनल के साथ जुड़े और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। और साथ ही साथ रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय विचारक। तो जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड लेडी सुपरवाइजर के, मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि मॉर्निंग के क्लास और इवनिंग के क्लास आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आज से दोपहर के 3 बजे मैं प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करूँगी झारखंड लेडी सुपरवाइज़र के लिए। और वो जो क्लास रहेगा वो आपको बीपीएससी 4.0 में भी हेल्प है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो वो आपका पीजीटी लेवल के ही रहेंगे। तो चलिए आज के इस जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग भारतीय विचारकों के संदर्भ में देखेंगे। तो चलिए इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में भारतीय विचारक कौन है। तो यहाँ पे आपके दिए गए महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंद और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही जो है वो भारतीय विचारक के अंतर्गत आएंगे। और इसके साथ ही साथ आपके राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, ये सभी आएंगे। सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने अपनी थ्योरी हैं। तो फर्स्ट जो हमारे थिंकर वो है श्री अरविंद। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि विश्व राज्य की कल्पना किसने की। तो विश्व राज्य ये कीवर्ड हो गया। तो ये किनके द्वारा दिया गया है? अरविंद जी के द्वारा किया गया है। उन्होंने बोला कि जो आध्यात्मिक है, जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार है वो संकीर्ण नहीं, मतलब छोटा नहीं होकर बहुत व्यापक और महान होता है। वे राष्ट्रवाद को विश्व संघ की स्थापना, विश्व राज्य मतलब पूरा विश्व के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं और बताते। इसी के संदर्भ में एक और थिंकर है गिरिराज शरण। उन्होंने अपनी पुस्तक अरविंद ने कहा था, ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा है कि विश्व राज्य का अर्थ शक्ति का एक ऐसा दृढ़ केंद्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के एकीभूत संकल्प का प्रतिनिधित्व करेगा। तब इस केंद्रीय और सार्वभौमिक संस्था जो शासक संस्था है के हाथ में सब आवश्यक शक्तियां आ जाएंगी। ठीक है, कोई एक शक्ति हो जाएगी जिसके हाथ में कौन कौन सी शक्ति आ जाएगी। तो सैनिक शक्ति आ जाएगी, प्रशासकीय शक्ति आ जाएगी, न्यायिक, आर्थिक, विधायिक, सामाजिक, सब आ जाएगा उनके हाथ में। और वो सारे शक्तियों का यूज़ करते हुए संयुक्त रूप से अपना काम करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो अरविंद जी से पूछा जाता है वो है कि सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है। अगर हमें सच्चा राष्ट्रवाद रखना है तो आपका जो मन स्थिति है, आपकी जो मन की स्थिति, उसको नैतिक रखना होगा, मोरल रखना होगा। तो आपको क्या याद हो गया कि जब अरविंद जी से क्वेश्चन पूछेगा तो विश्व राज्य और नैतिक शिक्षा, अगर ये दोनों आप कीवर्ड देखते हैं तो वो किनका हो जाएगा? अरविंद जी का हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों आपको याद रखना। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है वो है महात्मा गांधी जी। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि गांव की ओर लौटो। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया है। आप लोगों ने अगर 2.0 का एग्जाम दिया हो, देखा होगा उसका क्वेश्चन, तो उसमें पूछा गया है कि गांव की ओर लौटो का नारा किसने दिया है। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनका मानना था कि जो तकनीकी और मशीनी श्रम, मशीन आने से क्या हो गया कि लोगों का जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा बढ़ गया है, गरीबी ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई काम था तो उसका काम को कंप्लीट करने के लिए 10 लोगों का मनुष्य श्रम लगता था, लेकिन मशीन आ जाने के बाद एक मशीन जो कर रहा है 10 लोगों को बेरोजगार कर दे रहा है, जिससे एक तो पर्यावरण का भी विघटन हो रहा है। तो इसी सब के लिए वो बोले थे, जो युवा थे उनको विशेषकर बोले थे कि गांव की ओर लौटो। गांव की ओर लौटो का मतलब हो गया कि आप आइए गांव में, और गांव के जो लघु उद्योग हैं, हस्तकरघा उद्योग है, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए वे बात करते थे। इसी के लिए उन्होंने पश्चिमी वस्त्रों का भी त्याग किया और साथ ही साथ खादी वस्त्र को
धारण करने लगे, खुद से ही सूत करते थे। तो क्यों? तो वो हस्तकरघा उद्योग को बढ़ाना चाहते थे कि आप जो मनुष्य है वो उसका श्रम लगे, ना कि मशीनों का श्रम लगे। इससे एक तो क्या होगा कि श्रम को प्रोत्साहन मिलेगा, ऊर्जा का जो बचत होगा और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। तो इसलिए वे हस्तकला उद्योग के पक्ष में थे, जबकि मशीनों के उतना वो नहीं चाहते थे कि मशीनों के माध्यम से हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किनके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 2010 में भी पूछा गया, 2005 में भी पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो रिपीटेड होते हैं और ये सारे पीजीटी लेवल का है, और आप भी पीजीटी लेवल का ही एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अंत्योदय शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा। उन्होंने सर्वोदय शब्द का भी प्रयोग किया था। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर किया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन्होंने महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसकी पुस्तक से प्रभावित होकर किया? तो वो उनकी कौन सी पुस्तक हो जाएगी? अनटू द लास्ट। किसकी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की है। अब हम लोग समझते हैं कि अंत्योदय शब्द का मतलब क्या होता है। अंत्योदय, ठीक है, अंत का उदय, अर्थात समाज में जो एकदम निम्नतम व्यक्ति है उसका भी उदय, इसकी बात वे करते थे। और सर्वोदय शब्द का अर्थ होता है सभी का उदय, यानी सभी का उत्थान। बाद में उन्होंने इस शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करने के लिए अंतिम लोगों का उत्थान जोड़ा, जिसमें सबसे कमजोर, सबसे जो निचले वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी भी मतलब समाज में जैसे उनका भी स्थिति अच्छा हो, उनको खान पान मिले, सही भोजन मिले, कुपोषण का शिकार ना हो, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। और फिर इन्होंने तो इस शब्द का प्रयोग किया है, इसके बाद इस शब्द का प्रयोग जयप्रकाश नारायण भी ने भी किया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया? तो हम लोगों ने देखा महात्मा गांधी जी के द्वारा। सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की? तो महात्मा गांधी जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? तो सहकारी संघर्ष ये भाग नहीं है, जबकि सामाजिक न्यायशीलता, अहिंसा, संरचनात्मक कार्य ये सभी हो जाएंगे, लेकिन आपका सहकारी संघर्ष जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के सत्याग्रह को मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना है? तो सत्याग्रह जो था उनका मूल्य तार्किक क्रिया के रूप में उन्होंने माना। क्यों और माना है कि व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह में हिंसा का कोई रास्ता नहीं लिया, बल्कि वह शत्रु को प्रेम के द्वारा ही सत्य मार्ग पर दिखाना एवं उनकी जो गलतियां हैं, उनकी जो त्रुटियां हैं, उसको सुधार करने की बात है। सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, उनके आदतों, उनके विचारों को छुड़ाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई? तो हरिजन सेवक संघ जहाँ भी आपको देखेगा वो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इस संघ की स्थापना किस लिए की गई थी? तो जो अस्पृश्यता थी, जो छुआछूत थे, उसको मिटाने के लिए, हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है संरक्षता का सिद्धांत या न्यायशीलता का सिद्धांत। इसकी जो थ्योरी है मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग डिटेल्स में इसको जानना चाहते हैं, मैं तो इस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग एक बार जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। मैं थोड़े से मैं समझा देती हूँ आपको कि गांधी जी बोलते थे कि हम लोग तो उपयोग करेंगे ही, हम लोग जो मतलब हमारे पास जो संपत्ति है, हम जिस जो धन रखे हैं, वो हम लोग ट्रस्टी हैं। ये नहीं कि वो सारा ही हम लोग का पर्सनल हो गया, हम लोग ट्रस्टी हैं, हम लोग उपभोग कर रहे हैं और हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है हम उनके लिए भी बचा के रखेंगे। मतलब उनको वो बोलते थे कि संपत्ति को निजी ना किया जाए, बल्कि ट्रस्टी किया। जैसे ट्रस्ट होता है ना कि संरक्षण कर रहा है, फिर वो दूसरे किसी के पास जाता है, तो उसी के बात करते थे। और इसका डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को जरूर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहती है।
ऐसा इन्होंने महात्मा गांधी जी ने अपने न्यायशीलता सिद्धांत के संदर्भ में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? तो उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग 1933 में किया था और हरिजन नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार प्रकाशित किया था। यह अखबार वर्ष 1948 तक प्रकाशित हुआ और हरि का अर्थ होता है ईश्वर और भगवान और जन का अर्थ होता है लोक। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि समस्त धर्म का एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाला विभिन्न मार्ग है? मतलब कौन बोल रहे हैं कि जो समस्त जितने भी धर्म है उनका उद्देश्य लेकिन एक ही है कि मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी एक ही रास्ता में जाना। तो ये कौन कहे थे? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती थे? कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। इसीलिए उन्होंने हरिजन नामक समाचार पत्र भी निकाला था जिसमें उन्होंने छुआछूत के जो शिकार एवं सामाजिक रूप से जो बहिष्कृत समुदाय के लोग थे उनके समर्थन में वो वहाँ पर लेख लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा की क्या विशेषता है? अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि राम राज्य की अवधारणा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। और उनकी विशेषता क्या है? तो साम्यवाद हो जाएगा। महात्मा गांधी जो थे वो आज़ादी के बाद राम राज्य लाने की कल्पना, जब राम राजा थे, भगवान राम जब राजा थे तो उनके राज्य में किसी भी प्रकार का चोरी डकैती ये सब कोई भी मतलब गलत काम नहीं होता था। तो वो भी चाहते थे कि हमारा भी जो समाज है, हमारा भी जो राज्य है वो उसी तरह हो। गांधी जी जो थे वो रामचरितमानस और गीता ग्रंथ को बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे और वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने राम राज्य का अर्थ भले ही नहीं लिखा परंतु उनका जो राम राज्य था वो साम्यवाद जैसा ही था। हम कह सकते हैं कि जो साम्यवादी व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? तो इसमें धर्म की रक्षा होती है, वहाँ का जो जीवन होता है वो सुखी जीवन होती है, व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता उसमें प्राप्त होती है। और ये सब कैसा था? तो ये राम राज्य का ही देन था। तो इसलिए साम्यवाद का एक बहुप्रसिद्ध नारा भी है कि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार काम और अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सभी कामगारों को समान वेतन के सिद्धांत पर भी ये बल देते हैं। जो हमारे थिंकर है वो है राधा कमल मुखर्जी। तो राधा कमल मुखर्जी से जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा मूल्यों का समाजशास्त्र पर लेखन किसने लिखा? वैल्यूज ऑफ सोशियोलॉजी किनका है? तो राधा कमल मुखर्जी का है। और उन्होंने सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। जब वो क्या थे? वहाँ पे प्रोफेसर थे, इसलिए वे उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में भी विख्यात थे। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। उन्होंने मूल्यों का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज़ पर अपना लेखन कार्य किया था। तो मूल्यों का समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाजशास्त्री में से किसने यह माना कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के मूल्य महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन वही है, थोड़ा घुमा दिया है कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए सामाजिक जो घटनाएं, समाज के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसके अध्ययन के मूल्य महत्वपूर्ण है। तो वो आपका राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुआयामी पद्धति जिसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु प्रतिपादित किनके द्वारा किया गया? तो राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हायरार्की ऑफ वैल्यूज की संकल्पना किसने दी है? तो राधा कमल मुखर्जी। मूल्यों का संस्तरण की संकल्पना राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। सामाजिक मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। जब उन्होंने अपने सामाजिक मूल्य के सिद्धांत में उनका जो सिद्धांत है वो विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। मुखर्जी के इस सिद्धांत को शिकागो यूनिवर्सिटी के जर्नल में भी प्रकाशित किया गया था। जर्नल की सिद्धांत को द डायनामिक्स ऑफ मॉडल्स बाय राधा कमल मुखर्जी की शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय समाजशास्त्री को सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था? तो राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। प्रतीकों का अध्ययन किसने प्रस्तुत किया था? तो राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। उन्होंने इसके जो संस्करण था स्टडीज ऑफ वैल्यूज में इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। अब हमारे जो थिंकर है वो है भगवान दास। तो भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। भगवान दास जी का जन्म वाराणसी में 12 जनवरी 1869 को हुआ था।
उन्होंने ब्रिटिश भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वे काम किए थे। वे हिंदुस्तानी संस्कृत समाज से रिलेटेड थे और दंगा विरोधी के रूप में भी वे सक्रिय रहे हैं। 1894 में एनी बेसेंट के भाषण से प्रभावित होकर वे थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे और 1895 में विभाजन के बाद वो थियोसॉफिकल सोसाइटी अड्यार का साथ दिए जब वो अलग हो गया, और 1955 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और वो भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति थी और इनकी जो मृत्यु है वो 18 सितंबर 1958 को हुई थी। तो डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही साथ विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए तो सत्य, लेकिन जो इसका कारण है वो गलत है। क्यों, हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं। डॉक्टर भगवान दास क्या बोलते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के तो पूरक हैं तथा वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही साथ विभिन्न धर्मों के बीच भी वे सामंजस्य की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है वो है विवेकानंद। विवेकानंद जी का जो है कि मैं के स्थान पे हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। विवेकानंद जी और अरविंद, गांधी और लोहिया इसी धर्म दृष्टि के प्रवक्ता रहे हैं। विवेकानंद ने अपने अधूरे लेख धर्म के मूल तत्व में धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था कि मैं के स्थान पे वे हम शब्द का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर वो है एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास का आप याद रखिएगा, जहाँ भी संदर्भ समूह सिद्धांत आएगा तो वो एम एन श्रीनिवास जी का आएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा जो थी वो एम एन श्रीनिवास जी ने दी थी। फिर प्रत्याशित योगेंद्र सिंह ने योगेंद्र सिंह जो थे वो संस्कृतिकरण को क्या मानते थे, एक प्रत्याशित समाजीकरण मानते थे। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। योगेंद्र सिंह ने चानू खेड़ा नामक गांव के अध्ययन में इस तथ्य को उजागर किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजपूत में अपने आप को जो उनकी जो पश्चिमी जीवन शैली थी उसके बारे में वो उनका अध्ययन किया था। और संस्कृति की जो पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से चल रही थी, जिसे उन्होंने पुनर्संस्कृतिकरण की संज्ञा भी दी थी। तो अगर पुनर्संस्कृतिकरण कौन बोल रहे हैं तो योगेंद्र सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था, तो एम एन श्रीनिवास हो जाएंगे। रामपुरा गांव कहाँ है, तो वो दक्षिण भारत के मैसूर जिले में अवस्थित है और वहाँ पे वे जाति एवं धर्म का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पक्ष के माध्यम से वे वहाँ पर जाति व्यवस्था का विश्लेषण किए थे। नेक्स्ट है कि पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य फील्ड वर्क में विभेदीकरण किसने किया था, तो एम एन श्रीनिवास इनके राइट आंसर हो जाएंगे। वोट बैंक की संकल्पना किसकी है, तो एम एन श्रीनिवास जी की है। उन्होंने अपने 1955 में उनका जो शोध पत्र था द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज में वोट बैंक राजनीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और उन्होंने यह दिखाया कि आसामियों को कैसे उनके संरक्षण चुनावों को में प्रभावित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक संरक्षक उन्हें आर्थिक एवं अन्य लाभ देता है। ग्रामीण संरक्षण चुनाव के दौरान वोट बैंक होते हैं और बदले में राजनीतिक उन्हें चावल मिल और बसों के लाइसेंस, मेडिकल और तकनीकी ये सभी चीज़ें जो है वो उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि वो उनके वोट बैंक होते हैं। उनको वोट देंगे तो वो सत्ता में फिर से आ जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। आई होप आप लोगों को क्लास जो वो हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।